मेरा नाम राघव है और मैं एक जासूस हूं। किसी भी मामले को सुलझाना मेरी आदत बन चुकी है, लेकिन ये जो मामला मुझे इस समय सौंपा गया था वो पूरी तरह से अलग था। ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि ये एक रहस्य था, एक खौफ था जो धीरे धीरे मेरे दिल में घर करने लगा था। मैंने ऐसे कई मामले देखे थे जहां हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी होती थी, लेकिन इस मामले में कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे समझने में मुझे बहुत वक्त लगा। और जिस दिन मैंने इस मामले को सुलझाया, वो दिन मेरे जीवन का सबसे खौफनाक दिन बन गया। मैं उस दिन अपने दफ्तर में बैठा था, कुछ पुराने मामलों पर काम कर रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ अमित कुमार का नाम दिखा, जो पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरे पुराने दोस्त भी। उसकी आवाज में जो बेचैनी थी, उसने मेरे मन में एक हल्का सा डर पैदा कर दिया। मैंने फोन उठाया और पूछा, क्या हुआ अमित? राघव, एक बहुत ही गहरे मामले पर बात करनी है। तुम अगर फ्री हो तो प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाओ, अमित ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था। मुझे पता था कि अगर अमित इस तरह की बात कर रहा है तो मामला बेहद गंभीर होगा। मैंने फोन रखा और तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा। मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन यह अंदाजा था कि एक नया मामला मेरे इंतजार में था, जो शायद मेरे पुराने मामलों से बहुत अलग होगा। पुलिस स्टेशन पहुंचा तो अमित मुझे अपने ऑफिस में ले गया। उस दिन उसका चेहरा थोड़ा सख्त था और मुझे लगा कि वो कुछ छिपा रहा था। जब हम दोनों अकेले बैठे तो उसने एक फाइल मेरी ओर बढ़ाई। राघव, ये केस साधारण नहीं है। रवि मित्तल, एक बड़े व्यापारी की हत्या हुई है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि हत्या के बाद कोई भी बाहरी चोट का निशान नहीं मिला, नहीं कोई संघर्ष हुआ। यह हत्या एकदम चुपके से की गई है, अमित ने कहा, और उसकी आवाज में घबराहट थी, जैसा कि वो खुद भी इस मामले में उलझा हुआ था। क्या? मैंने घबराहट महसूस की। गला दबाया गया था, लेकिन कोई चोट का निशान नहीं। हाँ, अमित ने जवाब दिया, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हत्या का तरीका इतना चुपके से क्यों था। ये हत्या एक संदेश की तरह है। मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या ये किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम है? ये हो सकता है, लेकिन ये कोई साधारण हत्या नहीं है। रवि मित्तल का परिवार और उसके करीबी सभी संदिग्ध हैं, खासकर उसकी पत्नी श्वेता मित्तल, अमित ने कहा, और उसकी आंखों में डर था। क्या श्वेता का बयान उलझा हुआ था? मैंने पूछा, क्योंकि मुझे इस तरह के मामलों में अक्सर ऐसी स्थितियां मिलती थी जहां किसी के बयान में छुपे हुए संकेत होते थे। जी, श्वेता का बयान पूरा उलझा हुआ है। वो बार बार यही कह रही है कि उसे कुछ याद नहीं है। वो कह रही है कि वो अपने पति को सोते हुए देख रही थी और अचानक कुछ घंटों बाद उसे बेहोशी की हालत में पाया गया। लेकिन उसका बयान इतना अस्पष्ट है कि हम कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं, अमित ने कहा। मैंने फाइल को और ध्यान से देखा। रवि मित्तल के बारे में कुछ और विवरण थे जो मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। रवि मित्तल का पुराना दोस्त करण मल्होत्रा, जो अब कई महीनों से गायब था। क्या वह इस हत्या के पीछे था? क्या यह मामला किसी पुराने दोस्ती के विवाद का परिणाम था? हम क्या जानते हैं करण के बारे में? मैंने पूछा। करण मल्होत्रा पिछले कुछ महीनों से गायब है। पुलिस ने उसे हर जगह तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा है। वो और रवि के बीच कुछ व्यापारिक विवाद थे, लेकिन कोई सीधा लिंक नहीं मिल पाया, अमित ने बताया। तो हम श्वेता से बात करने जा रहे हैं? मैंने पूछा। मुझे लग रहा था कि श्वेता कुछ छुपा रही है, लेकिन वो क्या छुपा रही थी ये अभी तक समझ नहीं आ रहा था। हाँ, हम उसे फिर से पूछताछ करेंगे, अमित ने कहा, और हम दोनों श्वेता से मिलने के लिए रवाना हो गए। पुलिस स्टेशन से श्वेता मित्तल के घर पहुंचने में कुछ देर हुई। वो एक उच्च वर्ग की महिला थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ ऐसा हो जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी। श्वेता, हमें एक बार फिर से बात करनी है। तुम्हारा बयान बिल्कुल साफ नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम हमें पूरी घटना बताओ।
मैंने श्वेता से कहा। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं याद, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और मुझे ऐसा लगा कि वो सच बोल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। उसकी बातें सच से बहुत दूर थी। उसका डर मुझे साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो क्या छुपा रही थी? श्वेता ने अचानक कहा, रवि मुझसे बहुत प्यार करते थे, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वो सोते वक्त हमेशा मेरे पास होते थे। फिर अचानक वो चला गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ। उसकी बातें हमें और भी उलझा रही थी। वो रो रही थी, लेकिन उसका डर एक नई दिशा में हमें ले जा रहा था। क्या वह किसी से डरते थे? मैंने सवाल किया। नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता, श्वेता ने कांपते हुए कहा, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वो कुछ कहने से डर रही हो। अब हमें शक होने लगा कि श्वेता कुछ छुपा रही थी। क्या उसने अपने पति को मारने में किसी का साथ दिया था, या फिर उसे किसी ने धमकी दी थी? क्या उसकी आंखों में जो डर था वो किसी और कारण से था? हमने फैसला किया कि हमें इस मामले में और गहराई से उतरना होगा। और फिर हमें पता चला कि रवि मित्तल के अतीत में कुछ ऐसे लोग थे जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थे। क्या वह एक साजिश का हिस्सा था, या फिर उसकी हत्या करने के पीछे कोई व्यक्तिगत कारण था? इस हत्या के राज का खुलासा अब हमारी प्राथमिकता बन गया था, और हम इसके पीछे की गहरी साजिश को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हमें जिस हत्या के मामले ने उलझा दिया था वो अब और भी पेचीदा होता जा रहा था। श्वेता मित्तल की कही हुई बातें अब एक अजीब से उलझाव में तब्दील हो चुकी थी। वो दावा कर रही थी कि उसने अपने पति रवि मित्तल को नशे की हालत में पाया, लेकिन इस कहानी में कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में जो डर था वो सिर्फ एक सामान्य डर नहीं था, वो किसी गहरी साजिश का हिस्सा लगता था, और वो डर हमें इस हत्या के असली कारण तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखा सकता था। हम श्वेता से ज्यादा कुछ नहीं जान पाए थे। उसने कुछ ऐसे संकेत दिए थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही थी। इस स्थिति में हमें एक और रास्ता अपनाना पड़ा, और वो था रवि मित्तल के अतीत की छानबीन करना। हमें जानने की कोशिश करनी पड़ी कि वो किससे घबराता था, और क्या उसकी हत्या के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी छिपी हो सकती थी। अमित और मैंने अगले दिन रवि मित्तल के पुराने कार्यालय जाने का फैसला किया। वो एक बड़ा व्यापारी था और उसके पास कई निवेश और बिजनेस डील्स थी। हम दोनों वहां पहुंचे और मैंने रवि के पुराने कर्मचारियों से बात करनी शुरू की। एक कर्मचारी ने हमें बताया कि रवि की एक दोस्ती बड़ी पुरानी थी, करण मल्होत्रा से, जो अब काफी समय से गायब था। क्या ये उस दोस्ती का असर था? क्या वह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी? करण से आखिरी बार कब मिले थे? मैंने पूछा, क्योंकि यह सवाल मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा। अरे सर, करण और रवि के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन कुछ महीनों पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वे एक दूसरे से मिलते नहीं थे। दोनों के बीच कुछ व्यापारिक विवाद था, उस कर्मचारी ने बताया। क्या वो विवाद बड़ा था? क्या दोनों के बीच किसी ने जानबूझकर बीच में झगड़ा डाला? अमित ने पूछा। वो विवाद तो व्यापार में ही था, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि रवि और करण दोनों ही किसी एक खास आदमी से बहुत डरे हुए थे, कर्मचारी ने कहा, और फिर थोड़ा रुककर जोड़ा, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था, राजीव चौधरी। राजीव चौधरी? मैंने हैरान होते हुए पूछा। जी हाँ, वो आदमी रवि और करण के बीच विवाद का मुख्य कारण था। उसने उन्हें बिजनेस में एक साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में उनका भरोसा तोड़ा और धोखा दिया। अब राजीव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो कभी भी एक बड़ा व्यापारिक दुश्मन बन सकता था। ये नया सुराग हमारे लिए एक नया रास्ता खोल रहा था। राजीव चौधरी,
जो एक नामी कारोबारी था, क्या वह इस हत्या में शामिल था? हमें उस तक पहुंचने की जरूरत थी, लेकिन राजीव भी अचानक गायब हो गया था। अमित और मैंने रात को पुलिस स्टेशन में फिर से मीटिंग की और उस दिन मिली जानकारी के बारे में चर्चा की। हमें अब इस हत्याकांड के संदिग्धों के बारे में पूरी तस्वीर बनानी थी। श्वेता मित्तल, करण मल्होत्रा और राजीव चौधरी, इन सभी के बीच कुछ तो था जो हमारे लिए छुपा हुआ था। राघव, हमें अब राजीव के बारे में और जानकारी चाहिए। वो कहीं न कहीं इस केस से जुड़ा हुआ लगता है, अमित ने कहा। उसके बारे में पता करो। क्या वो किसी से संपर्क कर रहा है या फिर उसकी कोई नई गतिविधि है? मैं पूरी तरह से जांच करूंगा, मैंने जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव चौधरी नहीं, हमें रवि मित्तल के अन्य पुराने दोस्तों से भी पूछताछ करनी चाहिए। कोई और तो था जो उनका दुश्मन हो सकता था। हमने फैसला किया कि अगले दिन हम रवि के पुराने दोस्तों से मिलेंगे और उन्हें भी इस हत्याकांड के बारे में सवाल करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें श्वेता मित्तल से एक और बार बात करनी पड़ी। श्वेता के चेहरे का डर अब मुझे और भी खौफनाक लगने लगा था। क्या वो सच में कुछ नहीं जानती थी या फिर उसे कोई मजबूरी थी जो वो हमें नहीं बता पा रही थी? अगली सुबह हम श्वेता से मिलने के लिए रवि मित्तल के घर पहुंचे। वो पहले से ज्यादा परेशान लग रही थी। उसके चेहरे पर जो शिकन थी वो केवल मानसिक तनाव का परिणाम नहीं लग रही थी, बल्कि कुछ और था। श्वेता, मैंने धीरे से कहा, हम जानते हैं कि तुम कुछ छुपा रही हो। हमें ये सच जानना होगा। क्या तुम्हारे और रवि के बीच कुछ ऐसा था जो हमें नहीं पता? क्या किसी ने तुम्हारे पति को धमकी दी थी? श्वेता ने मुझे घूरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रवि मेरे साथ था और फिर अचानक वो मुझसे दूर हो गया। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। मैंने श्वेता को और ध्यान से देखा। वो लगातार झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो झूठ नहीं था। वो सच में डरी हुई थी। अब हमें श्वेता पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि अगर वो कुछ छुपा रही थी तो वो हमें इसकी ओर संकेत जरूर दे रही थी। ठीक है, मैंने कहा, हमारी जांच अभी जारी रहेगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ याद आए तो हमें बताना। अब हमें यह तय करना था कि हम राजीव चौधरी तक कैसे पहुंच सकते थे, लेकिन यह रास्ता अब और भी कठिन हो रहा था, क्योंकि राजीव को पकड़ना अब हमारी प्राथमिकता बन गई थी। क्या वो इस हत्या का मास्टरमाइंड था या फिर वो भी एक शिकार था? राजीव चौधरी के नाम ने हमें एक नई दिशा दी थी, लेकिन यह रास्ता जितना साफ दिख रहा था उतना ही खतरनाक भी था। अगर राजीव सच में इस हत्या में शामिल था तो हमें उसका सुराग जल्द से जल्द मिलाना था। लेकिन राजीव एक ऐसा आदमी था जो आसानी से पकड़ा नहीं जाता था। उसकी जड़ें बहुत गहरी थी और वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अमित और मैंने अगले दिन सुबह से ही राजीव के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। हम उस इलाके में गए जहां राजीव का ऑफिस था। ये इलाका बड़े बड़े व्यवसायियों और अमीरों का था और राजीव यहां से अपनी सारी गतिविधियां नियंत्रित करता था। राजीव चौधरी का नाम अब इस शहर में गुप्त रूप से छिपा हुआ था, जैसे वो किसी अंधेरे में छुपा हुआ हो। हमें यह पता करना था कि राजीव इस वक्त कहाँ था और वो क्यों अचानक गायब हो गया था। हमने राजीव के पुराने कार्यालय के कर्मचारियों से बात की, लेकिन वे हमें ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रहे थे। कुछ ने तो ये भी कहा कि वे राजीव से कुछ समय से मिले नहीं थे, जबकि कुछ ने यह भी बताया कि राजीव एक लंबे समय से कहीं बाहर गया हुआ था। यह भी बताया गया कि राजीव का एक पुराना मित्र करण मल्होत्रा जब से गायब हुआ था, तब से राजीव की गतिविधियां और भी संदिग्ध हो गई थी। राघव, लगता है राजीव बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है। अमित ने मुझसे कहा, हमें जल्दी से जल्दी कोई सुराग मिलना चाहिए, क्योंकि हर घंटे के साथ ये मामला और जटिल होता जा रहा है। मैंने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रहे हो अमित, लेकिन हमें श्वेता से फिर से बात करनी पड़ेगी। शायद वो हमें कुछ नया बता सके।
जो हम पहले नहीं जान पाए। हमने श्वेता मित्तल को फिर से बुलवाया। जब वो हमारे सामने बैठी तो उसका चेहरा और भी अधिक परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में जो डर था वो अब पहले से कहीं अधिक गहरा था। क्या वो सच में कुछ छुपा रही थी या फिर वो खुद किसी बड़े खतरे में थी? श्वेता, मैंने धीरे से कहा, हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तुम कुछ जानती हो। तुम्हारी आंखों में जो डर है वो सिर्फ तुम्हारे पति की मौत का नहीं है। क्या तुम हमें बताओगी कि क्या तुम्हें किसी और से भी खतरा था? श्वेता ने मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, तुम्हें नहीं पता राघव कि मैं किस स्थिति में हूं। मैं सच कह रही हूं। रवि के साथ जो हुआ वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं एक बात जानती हूं। राजीव ने मुझे कुछ दिन पहले फोन किया था। क्या? मैंने चौंकते हुए पूछा, राजीव ने तुमसे क्या कहा? राजीव ने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर मैंने उसे अपने पति से मिलाने की कोशिश की तो वो मुझे सबक सिखाएगा। मैं डर गई थी। रवि के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक साजिश थी, श्वेता ने कहा, और उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम कह रही हो कि राजीव ने तुम्हें कुछ छुपाने को कहा था? अमित ने सवाल किया। हाँ, वो कहता था कि अगर मैंने सच उगला तो मुझे भुगतना पड़ेगा। उसने मुझे सिर्फ डराया ही नहीं बल्कि मुझे अपनी बातों का पालन करने की धमकी भी दी, श्वेता ने कहा, और उसकी आवाज में घबराहट थी। अब यह साफ हो गया था कि राजीव चौधरी इस हत्या के मामले में कुछ बड़ा खेल खेल रहा था। श्वेता की बातें पूरी तरह से साबित कर रही थी कि वो एक अहम कड़ी थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था। श्वेता, हम जानते हैं कि तुम दबाव में हो, लेकिन तुमसे जितना खुलकर हमसे बात करोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हमें राजीव तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैंने कहा, और उसके हाथ पर हल्के से हाथ रखा। वो चुप रही, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन राजीव बहुत चालाक है। वो आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। अमित ने मेरी ओर देखा और हम दोनों ने ये निर्णय लिया कि हमें अब सीधे राजीव चौधरी के घर जाने की जरूरत है। अगर श्वेता का बयान सच था तो राजीव को पकड़ने का अब यही सबसे अच्छा तरीका था। हमने पुलिस को भी सूचित किया और पुलिस की टीम के साथ राजीव के घर की ओर बढ़े। उसकी हवेली पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। ये एक बड़ा और आलीशान घर था जो उसकी शक्ति और संपत्ति का प्रतीक था। घर के आसपास कड़ी सुरक्षा थी और वहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन हमें अब कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। राजीव के घर के पास पहुंचते ही हमने देखा कि घर के अंदर से कुछ हलचल हो रही थी। ये वक्त था जब हमें ये पता लगाना था कि राजीव चौधरी कहाँ छिपा हुआ था और वो अब क्या योजना बना रहा था। हमने सुरक्षा तंत्र को चकमा देते हुए घर में घुसने की कोशिश की और जल्द ही हमें राजीव के कमरे का पता चला। कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर की रोशनी मंद थी। हमें अंदर घुसते हुए कोई आवाज नहीं आई और ये खामोशी अब और भी डरावनी लगने लगी थी। अचानक कमरे में एक आवाज आई, तुम मुझे पकड़ने नहीं आ सकते। ये आवाज राजीव की थी। तुम मुझे पकड़ने नहीं आ सकते। राजीव चौधरी की आवाज कमरे में गूंज रही थी। हम दोनों, अमित और मैं, कमरे में घुसे ही थे। राजीव का चेहरा बिल्कुल वही था जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, शांत, लेकिन साथ ही कुछ गहरे राज छुपाए हुए। उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों में जो ठंडक थी, वो हमें सचेत कर रही थी कि ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता था। राजीव, मैंने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने जो किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। तुम जिस खेल में हो उसमें बहुत लोग शामिल हैं। अब कोई नहीं बच सकता। राजीव ने हमें अनदेखा करते हुए अपना चेहरा एक क्षण के लिए घुमाया, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो हमें और भी ज्यादा उलझा रहा था। तुम क्या समझते हो राघव? उसने कहा, तुम मुझे पकड़ने आए हो,
लेकिन तुम ये नहीं समझते कि असली खेल तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। क्या खेल? अमित ने तेजी से सवाल किया। उसकी आंखों में गुस्सा और भ्रम था। राजीव की मुस्कान और भी फैल गई। तुम नहीं जानते हो अमित, तुम क्या समझते हो? श्वेता और रवि के बीच क्या था? वो सब कुछ बहुत योजनाबद्ध था। एक बड़ा जाल था जो तुम लोग अब तक समझ ही नहीं पाए। हम दोनों अवाक हो गए। ये क्या कह रहा था वो? क्या ये सच में वही राजीव था जिसका हम पीछा कर रहे थे? उसने आगे कहा, रवि ने मुझे धोखा दिया था और मैंने उसे सजा दी, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने धीरे से पूछा। क्या तुमने रवि की हत्या की? राजीव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने उसे मारा, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलती नहीं थी। रवि के साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे। वो एक बड़े खेल का हिस्सा था। कौन लोग? अमित ने अब बेताबी से पूछा, क्योंकि हमें यह रहस्य सुलझाने की जरूरत थी। राजीव की आंखों में कुछ गहरा था। रवि और मैंने एक साथ मिलकर बहुत बड़ा व्यवसाय किया था, लेकिन एक दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया जिससे मुझे और कुछ और लोगों को नुकसान हुआ। वो मुझे धोखा दे रहा था। मुझे महसूस हुआ कि वो हमारी योजना का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो मेरे खिलाफ काम कर रहा है। तो तुमने उसे मार डाला? मैंने पूछा। अब तक उसकी बातों का कुछ न कुछ समझ आने लगा था, लेकिन फिर भी कोई स्पष्टता नहीं थी। राजीव हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन क्या तुम जानते हो, रवि मित्तल अकेला नहीं था। वो सिर्फ एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल किया गया था। असली मास्टरमाइंड कुछ और था। कौन था? अमित और मैंने एक साथ पूछा। राजीव ने एक लंबी खामोशी के बाद कहा, तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ राजीव चौधरी ने किया? नहीं, ये सब कुछ करण मल्होत्रा के दिमाग की उपज था। करण मल्होत्रा? हम दोनों एक साथ चौंक पड़े। वो तो गायब था। हाँ, वो गायब था, लेकिन ये उसका खेल था। उसने हमें दोनों को फंसा दिया। उसका लक्ष्य सिर्फ मुझसे बदला लेना था। वो जानता था कि मुझे सिर्फ एक झटका लगेगा और फिर मैं गलत कदम उठाऊंगा। वही हुआ। हम दोनों पूरी तरह से अवाक थे। करण मल्होत्रा, वो आदमी जिसने इतना सब कुछ साजिश के रूप में रचा था, वो क्या चाहता था? राजीव ने आगे कहा, करण और मैंने एक समय पर एक साथ काम किया था, लेकिन फिर वो मुझसे अलग हो गया और अपने ही रास्ते चला गया। जब मैंने रवि को उसके साथ देखा तो मुझे समझ में आ गया कि वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था। उसने रवि को मेरे खिलाफ उकसाया और फिर पूरे प्लान को बदल दिया। तो तुम्हारा मतलब है कि रवि और श्वेता की मौत सिर्फ तुम्हारे और करण के बीच के विवाद का परिणाम था? मैंने पूछा, अब कुछ समझते हुए। हाँ, और यही कारण है कि मैं श्वेता को मारने की योजना नहीं बना रहा था। लेकिन जब उसे मेरे बारे में पता चला और उसने मुझसे मदद मांगी, तो मुझे लगा कि उसे भी खत्म करना पड़ेगा। वो सब कुछ जान चुकी थी और वो अब मेरे खिलाफ गवाही दे सकती थी। अमित ने गुस्से से कहा, तुम एक असली राक्षस हो राजीव। शायद, राजीव ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन मैं सिर्फ अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा था। तुम नहीं जानते, लेकिन करण एक ऐसा आदमी है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को खत्म कर देता है, और अब वो खुद भी चुप है। इससे पहले कि हम कुछ और पूछ पाते, राजीव अचानक खड़ा हुआ और कमरे के अंदर की लाइट को बंद कर दिया। वो अंधेरे में छिपकर कुछ और बोलने वाला था, लेकिन तभी पुलिस की टीम अंदर घुस गई। राजीव चौधरी, तुम गिरफ्तार हो, पुलिस के इंस्पेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। राजीव ने मुस्कुराया, लेकिन अब उसकी मुस्कान में डर था। तुम लोग मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि असली मास्टरमाइंड तो अभी भी आजाद है। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस दिन के बाद से मैं और अमित दोनों यही सोचते रहे कि क्या सच में राजीव इस हत्या के मामले में अकेला था, या फिर कोई और भी इसके साथ जुड़ा था। राजीव चौधरी की गिरफ्तारी ने एक दरवाजा खोला था, लेकिन उस दरवाजे के पार एक और गहरी अंधेरी गली थी, जहां हम पूरी तरह से नहीं देख पा रहे थे।
राजीव अब हमारे हाथ में था, लेकिन उसके बयान और कत्ल की सच्चाई में बहुत कुछ था जो हमें अभी तक नहीं समझ में आया था। उसने हमें करण मल्होत्रा का नाम दिया था, लेकिन वो खुद भी अब जेल में था और उस तक पहुंचना भी आसान नहीं था। वह रात काफी थका देने वाली थी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल घूम रहा था। क्या हम सचमुच राजीव के मामले को खत्म कर पा रहे थे, या फिर सच में वो सिर्फ एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल कोई और कर रहा था? अमित और मैं थके हारे पुलिस स्टेशन लौट आए थे और हमने तय किया कि अब हमें श्वेता मित्तल से आखिरी बार बात करनी होगी। ये वो समय था जब हम उसे कुछ और खुलासे करने के लिए मजबूर कर सकते थे ताकि पूरा मामला हल हो सके। हमने श्वेता को फिर से बुलवाया। जब वो पुलिस स्टेशन में हमारे सामने बैठी तो उसकी आंखों में वही घबराहट थी जो पहले भी दिखी थी। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन अब वो हमसे कुछ और कहने के लिए तैयार थी। श्वेता, तुम्हें याद है कि राजीव ने क्या कहा था? मैंने धीरे से पूछा। क्या तुम सच में उस समय कुछ और जान रही थी? श्वेता कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, राजीव ने जो कहा वो सच था। करण मल्होत्रा ही असली मास्टरमाइंड था, लेकिन मैंने जो कुछ देखा वो बहुत ही खतरनाक था। वो आदमी सिर्फ अपनी शक्ति और पैसे के लिए किसी को भी मार सकता था। क्या तुम ये कह रही हो कि करण ने पूरी साजिश को रचा? अमित ने पूछा, अब और भी स्पष्टता चाहती हुई। हाँ, श्वेता ने गहरी सांस लेते हुए कहा। करण मल्होत्रा और राजीव दोनों का एक समय में बहुत मजबूत गठजोड़ था, लेकिन फिर दोनों के बीच कोई बड़ी अनबन हो गई। करण ने राजीव से उसका हिस्सा छीनने की कोशिश की और राजीव के खिलाफ साजिश रची। तो तुम ये कह रही हो कि राजीव और रवि दोनों को मारने के पीछे करण का हाथ था? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, करण चाहता था कि कोई भी उसे धोखा न दे। उसने दोनों को फंसाया और फिर उन्हें खत्म कर दिया। रवि और राजीव दोनों उसके रास्ते में थे। रवि को तो उसने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और राजीव को उसने कड़ा संदेश देने के लिए मार दिया। श्वेता ने कहा। उसकी आवाज में डर के साथ साथ एक गहरी निराशा भी थी। लेकिन फिर श्वेता, तुम ये क्यों नहीं कह रही थी पहले? अमित ने गुस्से से पूछा। तुम्हारी चुप्पी ने हमें बहुत समय गवा दिया। मैं डर गई थी। अमित, श्वेता ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने सोच लिया था कि यदि मैंने कुछ भी कहा तो करण मुझे भी खत्म कर देगा। वो बहुत शक्तिशाली आदमी है और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने कुछ बताया तो मैं भी उसी रास्ते पर जाऊंगी। अब सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था। करण मल्होत्रा के बारे में जितनी जानकारी हमें मिल रही थी, वो उतना ही घातक आदमी लग रहा था। उसका हर कदम बेहद सोच समझकर था और वो सिर्फ अपनी सत्ता को और मजबूत करना चाहता था। हमने पुलिस को जानकारी दी और जल्द ही करण के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की योजना बनाई। पुलिस ने उसका ट्रैक पकड़ लिया था और हम सभी जानते थे कि अब हमें उसे पकड़ने का मौका नहीं गंवाना था। राजीव की गिरफ्तारी और श्वेता के बयान के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि करण ही इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड था। अब हम बस उसकी गिरफ्तारी के इंतजार में थे। अचानक पुलिस के एक अधिकारी ने हमें सूचित किया कि करण मल्होत्रा को पकड़ लिया गया था। पुलिस ने उसकी हवेली पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार किया। करण की गिरफ्तारी ने पूरे मामले का रुख बदल दिया। तुम दोनों क्या सोचते हो? पुलिस अधिकारी ने हमसे पूछा। क्या हम अब इस मामले को सुलझा सकते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम सही रास्ते पर हैं। हम सब जान चुके हैं कि असली दोषी कौन था। करण ने अपनी गिरफ्तारी के बाद हमसे बातचीत की और धीरे धीरे उसने अपनी पूरी साजिश का खुलासा किया। वो हमें ये बताने के लिए तैयार था कि कैसे उसने राजीव को अपने जाल में फंसाया और रवि को मारने के लिए एक योजना बनाई। उसके मुताबिक वो सिर्फ अपने गहरे राज को छुपाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी सत्ता में दखल दे और उसने इसे साबित करने के लिए लोगों की जान तक ली। राजीव की सजा और करण की गिरफ्तारी ने एक तरह से इस घातक खेल को समाप्त किया।
लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहेगा। श्वेता और बाकी सभी लोग अब राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके जीवन में जो भय और तनाव था वो कभी खत्म नहीं होगा। अंत में मैंने और अमित ने ये तय किया कि इस केस को अब खत्म कर दिया जाए। हमारी मेहनत, हमारी समझदारी और हमारे द्वारा उठाए गए कदमों ने अंततः सच्चाई का पर्दाफाश किया। लेकिन इस पूरे अनुभव ने हमें ये सिखाया कि अपराध हमेशा कुछ और गहरे राज छुपाए रहता है और उसे सुलझाने में समय और धैर्य की जरूरत होती है। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें। हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।